हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पंकज प्रियदर्शी ऑनलाइन क्लासेस के साथ व्यस्त रहिए। स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है प्रकाश के प्रावर्तन के तीसरे लेक्चर वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से जानेंगे उसके बारे में, जिसमें सबसे पहले टॉपिक हमारा होगा अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग। सबसे पहले हम लोग अवतल एवं उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे। चूँकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण एवं उनके प्रकार के बारे में, और आज हम लोग पढ़ेंगे उसके उपयोग के बारे में कि कौन से दर्पण का कौन कौन सा उपयोग है। तो जिसमें से सबसे पहला हमारा होगा अवतल एवं उत्तल दर्पण के क्या क्या उपयोग हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हम लोग अवतल दर्पण के उपयोगों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण का जो उपयोग है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह किसके लिए किया जाता है, तो हजामती दर्पण के रूप में, हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है। अब यह हजामती दर्पण क्या होता है, तो हजामत का अर्थ होता है दाढ़ी काटना या बाल काटना या बनाना। तो जब कभी भी दाढ़ी काटने के समय या फिर बाल काटने के समय हम दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ कौन सा दर्पण होता है हमारा, तो वह होता है हमारा अवतल दर्पण होता है, जिसे हम हजामती दर्पण भी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का ही व्यवहार क्यों किया जाता है। तो हजामती दर्पण के लिए हजामती दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का ही व्यवहार किया जाता है। वो इसलिए कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बड़ा बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, तो अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा अवतल दर्पण किसी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। इस प्रकार से हम प्रायः अवतल दर्पण का व्यवहार हजामत बनाने के क्रम में करते हैं, इसीलिए इसे हजामती दर्पण भी कहा जाता है। उसके बाद है इसका अगला उपयोग है कि इसका उपयोग डॉक्टरों द्वारा आंख, कान, नाक आदि के जांच के लिए किया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टरों के द्वारा इसका इस्तेमाल आंख, नाक, कान, गला, इन सारी चीजों की जो जांच करने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये सभी के सभी क्षेत्र होते हैं काफी सकड़े होते हैं और उसके अंदर झांक करके देखा नहीं जा सकता है। अतः अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है कि उनके अंदर के जो भाग हैं उन्हें बड़ा करके देखा जा सकता है और जो तकलीफ है उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। यही कारण है कि अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टरों के द्वारा आंख, कान, नाक, गला आदि के जांच के लिए किया जाता है। इसके अलावा हमारा अवतल दर्पण का जो उपयोग है वह वाहनों के हेडलाइटों में क्या किया जाता है, जिसे हम अग्रदीप भी कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्रदीप कहते हैं। तो वाहनों का जो हेडलाइट होता है, वाहनों का जो सबसे बाहर वाला जो लाइट होता है, जो हेडलाइट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अग्रदीप भी कहते हैं। यह भी हमारा किसका बना होता है, तो अवतल दर्पण का बना होता है। तो वाहनों के अग्रदीप बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हमें याद रखना है। उसके बाद हमारा टॉर्च हो गया, टेबल लैंप हो गया और सोलर कुकर आदि बनाने में प्रायः अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा इतने सारे प्रयोग हमारे अवतल दर्पण के हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में, डॉक्टर द्वारा आंख, कान, नाक, गला आदि की जांच करने के लिए, वाहनों के हेडलाइट यानी जिसे अग्रदीप कहते हैं उसके रूप में, टॉर्च के रूप में, टेबल का जो लैंप होता है, टेबल लैंप जो होता है उसके रूप में कि इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सोलर कुकर आदि बनाने में हमारा अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्पण है। ये हमारा बहुत सारे कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। अब उसके बाद हमारा उत्तल दर्पण के उपयोग। दूसरा हमारा जो दर्पण था
वह हमारा था उत्तल दर्पण। अब इसके क्या क्या उपयोग होते हैं इसे देखते हैं हम लोग। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले जो है साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का जो है सबसे पहला उपयोग वह किसमें किया जाता है, तो साइड मिरर बनाने में किया जाता है। साइड मिरर मतलब वाहनों के जो साइड में बगल में लगा हुआ जो मिरर होता है, जो शीशा होता है जिससे हम पीछे की वस्तु को देखते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, साइड मिरर कहते हैं। तो उसमें कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। अब सवाल आता है कि उत्तल दर्पण का व्यवहार जो है साइड मिरर बनाने में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का व्यवहार साइड मिरर बनाने में इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण जो है किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है और यह बड़ा दृष्टि क्षेत्र प्रस्तुत करता है, जिसके कारण हम क्या करते हैं, पीछे की जो है वाहनों को आसानी से देख सकते हैं कि कितना बड़ा वाहन आ रहा है और कितना जगह लिए आ रहा है और उससे साइड देने में आसानी होगी। इसीलिए जो है उत्तल दर्पण का जो है व्यवहार जो है साइड मिरर बनाने में किया जाता है। उसके बाद दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण का व्यवहार जो है स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में जो है किया जाता है। अब ये स्ट्रीट लाइट क्या होता है, तो स्ट्रीट लाइट आप लोगों ने देखा होगा सड़कों के किनारे गलियों में जो लाइट लगी हुई होती है वही स्ट्रीट लाइट है। तो उसमें जो लगा हुआ जो दर्पण होता है वह कौन सा दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण होता है। तो स्ट्रीट लाइट के परावर्तक के रूप में जो है हमारा वह जो है हमारा उत्तल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। ये उत्तल दर्पण के उपयोग हैं। तो हमने देखा उत्तल और अवतल, ये हमारे उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, दोनों ही के उपयोग जो है हम लोगों ने देख लिया है। अब हमारा अगला टॉपिक है कि अवतल दर्पण को जो है अभिसारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया हमारा कि अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो आइए इसे देखते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है, अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वह बिल्कुल धसी हुई होती है। तो इस तरह से हमने आपको सिखाया था अवतल दर्पण बनाने के लिए। तो हमने देखा यहाँ पर कि हमारा ये अवतल दर्पण है और इस अवतल दर्पण की परावर्तक सतह धसी हुई होती है। तो इसके मध्य भाग को हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। और इसी से हम जो है वक्रता केंद्र की ओर एक रेखा खींचते हैं जो हमारा क्या कहलाता है, प्रधान अक्ष कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है हमारा एक मुख्य फोकस होता है। तो जब कभी भी यह हम अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण में इस मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर आकर मिल जाती है। ठीक है, तो जितनी भी किरणें हम मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे सारी की सारी किरणें आकर के हमारा फोकस पर क्या होगा, आकर अभिसरित हो जाएगा, अर्थात जमा हो जाएगा। इसी गुण के कारण जो है अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। इसे अभिसारी दर्पण कहा जाता है। बिल्कुल इसी गुण के कारण जो है अवतल दर्पण को क्या कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अवतल दर्पण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समांतर, ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये मुख्य अक्ष आप को पता ही होगा, पिछले वीडियो में हमने बताया था। यदि नहीं देखे हैं पिछला वीडियो तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां लिंक दिया हुआ है पिछले वीडियो का, आप देख सकते हैं कि हमारा जो है मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर जब कभी भी हम प्रकाश को गुजारेंगे अवतल दर्पण के सामने तो सभी के सभी जो प्रकाश की किरणें होगी दर्पण से टकरा करके पुनः आकर के क्या होगा कि हमारा फोकस पर आकर के अभिसरित होगा, जमा हो जाएगा। तो यही गुण के कारण जो है हमारा अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। तो इसे याद रखना है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। फिर इसके बाद है हमारा दूसरा, एक और जो है दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण को अभिसारी अपसारी क्यों कहा जाता है। यह भी एक प्रकार का क्वेश्चन टाइप हो गया हमारा।
कि उत्तल दर्पण को अपसारी क्यों कहा जाता है। तो उत्तल को अपसारी कहा जाता है, आइए देखते हैं क्यों कहा जाता है। तो हम जानते हैं कि हमारा उत्तल दर्पण जो होता है एक ऐसा दर्पण होता है, ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह उभरी होती है। तो हम इस तरह से उसे बनाते हैं कि हमारा जो है ये धंसा हुआ भाग जो है वह रजतीत किया होगा और जो है हमारा चमकीला सतह परावर्तक सतह जो होगा वह उठा हुआ होगा और इसके मध्य भाग को ध्रुव कहेंगे। और जो है यहाँ से हम एक प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष जो है वो खींचेंगे। तो यहाँ हमारा सी होगा वक्रता केंद्र, यहाँ हमारा ध्रुव हो गया पी। ठीक है, तो इसके सापेक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के सापेक्ष जब हम क्या करेंगे, प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे तो ये किरणें जो है दर्पण से टकराने के बाद इस तरह से फैलती हुई प्रतीत होगी, इस तरह से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी, इस तरह से अपसरित होती हुई प्रतीत होगी, फैलती हुई प्रतीत होगी। तो इसी गुण के कारण जो है, इसी गुण के कारण जो है उत्तल दर्पण ना, उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। तो यही गुण है जिसके कारण जो है कि हम उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। क्योंकि उत्तल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश को गुजारी जाती है तो वह हमारा क्या होता है, फैलती हुई प्रतीत होती है, जबकि अवतल दर्पण में एक बिंदु पर जमा होती हुई प्रतीत हो रही थी, परंतु जो है उत्तल दर्पण में यह क्या होती है, फैलती हुई प्रतीत होती है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। यदि समझ में नहीं आए तो जरूर एक कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और इसे अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फिर अगला है हमारा चिन्ह परिपाटी। तो अगला हमारा जो टॉपिक है वह है चिन्ह परिपाटी। अब हम लोग जानेंगे चिन्ह परिपाटी के बारे में। हमारा चिन्ह परिपाटी होता क्या है। एक्चुअल में बात यह है कि हमारा जो दर्पण है, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसमें प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है कभी दर्पण के सामने होती है तो कभी दर्पण के पीछे होती है। ठीक है, तो हम जो है अगर वस्तुओं को अलग अलग स्थानों पर दर्पण के सामने रखते हैं और अलग अलग जगह पर जब रखते हैं, अलग अलग स्थानों पर रखते हैं, तो उसकी प्रतिबिंब भी अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रूपों में, आकारों में बनती है, उसकी प्रकृति भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसका जो है एक अलग वीडियो हम बना करके जो है आप लोगों को जो है कि देंगे। इसमें आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और उसकी प्रकृति क्या होगी, इन सब के बारे में उसमें बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी यहाँ पर हम लोग जानते हैं चिन्ह परिपाटी को। तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है कि कोई भी दर्पण हो, चाहे वह अवतल हो या फिर उत्तल दर्पण हो, इनमें जब वस्तु को अलग अलग स्थानों पर, भिन्न भिन्न स्थानों पर रखा जाता है तो उनकी प्रतिबिंब जो होती है, प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है वह भी भिन्न भिन्न होती है। तो इन्हीं में जो अंतर स्पष्ट करने के लिए हम जिस परिपाटी का प्रयोग करते हैं वो परिपाटी हमारा क्या कहलाता है, चिन्ह परिपाटी कहलाता है। ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी हम किसे कहते हैं, तो चिन्ह परिपाटी हमारा वह होता है कि जब हम क्या करते हैं कि दर्पण के प्रतिबिंबों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, क्योंकि कभी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो कभी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें अंतर स्पष्ट करने के लिए जिस परिपाटी का प्रयोग करते हैं वह परिपाटी हमारी क्या कहलाती है, तो वह परिपाटी हमारा चिन्ह परिपाटी कहलाती है। ठीक है, तो उस परिपाटी को ही हम चिन्ह परिपाटी कहते हैं। अब चिन्ह परिपाटी से संबंधित प्रमुख जो है बिंदुओं को हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जान सकते हैं। एक हम यहाँ पर दर्पण बनाते हैं, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा है उत्तल दर्पण, ये ध्रुव है उत्तल दर्पण का, और यहाँ पर जो है इसका यहाँ वक्रता केंद्र है, यहाँ फोकस है, प्रकाश किरणें इस तरह से आएंगी और फोकस पर मिल जाएंगी। ठीक है, फिर मैं वहीं पर एक और दर्पण लेता हूं जो हमारा अवतल दर्पण होगा।
इस तरह से हमारा जो है यहाँ ध्रुव होगा, यहाँ फोकस होगा, यहाँ वक्रता केंद्र होगा। तो इस तरह से चिन्ह परिपाटी की सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो देखिए चिन्ह परिपाटी में जो है जितनी भी दूरियां होती है वो सारी की सारी दूरियां जो है वह दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। ठीक है, सारी की सारी दूरियां जो है वह कहाँ से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, चाहे वो किसी प्रकार का भी दर्पण क्यों ना हो। सभी प्रकार के दर्पण में, चाहे वो हमारा उत्तल हो या फिर हमारा अवतल हो। यहाँ नाम भी मैं लिख दे रहा हूँ, ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये हमारा जो है अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो देखते हैं चिन्ह परिपाटी की क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहला विशेषता होता है कि चिन्ह परिपाटी में जो दूरियां मापी जाती है, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव अर्थात P से मापी जाती है। ये पहली जो है चिन्ह परिपाटी की पहली विशेषता ये है कि जब हम दर्पण से संबंधित कोई दूरी अगर मापेंगे तो वो कहाँ से मापेंगे? तो दर्पण का जो ध्रुव होता है वो ध्रुव से हम लोग मापेंगे। दूसरा क्या होता है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। तो आइए इसे देखते हैं इस चित्र पे कि हमारा क्या कह रहा है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक होती है। ये हमारा आपतित किरण है और इसकी दिशा किधर होगी? इस दिशा में होगी। तो इधर में मापी गई सभी दूरियां क्या होगी? धनात्मक होगी, यानी प्लस वाला होगा, धन आवेश वाला होगा हमारा। ठीक है, तो और इस दर्पण में देखें, अगर अवतल दर्पण में देखें तो आपतित किरण इधर से आ रही है तो इसकी दिशा किधर होगी? इस दिशा में होगी। तो इधर की ओर मापी गई जो दूरियां होगी वह क्या होगी? धनात्मक होगी, यानी प्लस वाला जो है हमारा होगा। अब है इसका तीसरा पॉइंट जो है हमारा वह है कि आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में, अब देखिए आपतित किरण कहाँ है? ये आपतित किरण है, आपतित किरण इधर से आ रही है, इस दिशा में जाएगी, लेकिन इसकी जो विपरीत दिशा है, ये आपतित किरण इधर से आ रही है, इसकी विपरीत दिशा इस साइड हुई। तो इस साइड में मापी गई जो दूरियां होगी वह ऋणात्मक होगी, माइनस आवेश वाला होगी। ठीक है, उसी तरह इस दर्पण में अगर देखा जाए तो इधर इसकी आपतित किरण की दिशा इस दिशा में है, इसकी विपरीत दिशा इधर है, दर्पण के ठीक सामने है। तो दर्पण के ठीक सामने मापी गई जो दूरियां होती है वह ऋणात्मक होती है, माइनस वाली होती है। तो ये हो गया हमारा। फिर अगला चौथा पॉइंट है कि ऊपर की ओर धनात्मक एवं नीचे की ओर ऋणात्मक दूरियां होती है। अगर हम बात करें कि ध्रुव से ऊपर की ओर जो है हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर जो होती है हमेशा ऋणात्मक। उसी तरह से इस दर्पण में, अवतल दर्पण में भी ध्रुव से ऊपर की ओर अगर बात करें तो हमारा क्या होगा? धनात्मक दूरी होगा, और ध्रुव से नीचे की ओर अगर बात करें तो हमारा ऋणात्मक दूरी होगा। तो इस तरह से हमने चिन्ह परिपाटी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी जाना। तो इसके बाद है हमारा एवं उत्तल दर्पण में अंतर। तो अभी हम लोग जो है कि अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर को जानेंगे कि हमारा अवतल और उत्तल दर्पण में क्या क्या अंतर है। तो इसे हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं। एक हमारा है अवतल दर्पण और दूसरा है हमारा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानेंगे अंतर कि उत्तल में और अवतल में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला यह है कि अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वह धसी होती है। परावर्तक सतह
धसी होती है, आप लोगों को ज्ञात होगा कि आप लोगों को बताया गया था कि जो हमारा जो है अवतल दर्पण जो होता है इस तरह का होता है और इसकी परावर्तक सतह जो होती है वह धसी हुई होती है। यह हमारा क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है ना। तो अवतल दर्पण की जो परावर्तक सतह होती है वह कैसी होती है? धसी हुई होती है। परंतु जो हमारा उत्तल दर्पण होता है इसकी परावर्तक सतह जो है, परावर्तक सतह जो है यह उभरी होती है, यानी उठी हुई होती है। उभरी अर्थात उठी होती है। ठीक है, तो जैसे कि फिगर के द्वारा जो है कि इसे बताया जा सकता है इस तरह से, ये हमारा जो है ये दर्पण है और इस दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह उभड़ा हुआ होता है, यानी इस तरह से ये वाला जो भाग है हमारा उभड़ा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि ये हमारा जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, फोकस वास्तविक होता है। ठीक है, इसका जो फोकस होता है वह कैसा होता है? वास्तविक होता है। अब देखिए कैसे फोकस वास्तविक होता है इसका, कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही उसका क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो होता क्या है अवतल दर्पण में, मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही प्रकाश की किरणें आकर दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है वही उसका मुख्य फोकस बनाती है और ये किरणों के वास्तविक कटान से बनती है, इसीलिए इसका फोकस वास्तविक होता है। ठीक है, इसीलिए इसका फोकस क्या होता है? वास्तविक होता है। वहीं अगर अवतल की बात करें तो अवतल की जो फोकस होती है वह फोकस काल्पनिक होती है। ठीक है, अवतल की जो फोकस होती है वह कैसी होती है? तो काल्पनिक होती है। कैसे काल्पनिक होती है? तो यहाँ जान सकते हैं हम लोग, मुख्य अक्ष के समांतर ये हमारा P हो गया और इधर क्या होगा? C होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ही प्रकाश जो है आएगी तो परावर्तन के बाद इधर लौट जाएगी, फैलती हुई प्रतीत होगी, परंतु इसका जो है आभासी फोकस जो है, काल्पनिक फोकस जिसको हम कहेंगे, वो यहाँ पर बनता हुआ प्रतीत होगा, यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसे कहेंगे काल्पनिक, क्योंकि किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के जो फोकस होते हैं वह कैसे होते हैं? काल्पनिक होते हैं। ठीक है, अगला है हमारा जो तीसरा पॉइंट है, अवतल दर्पण के जो उपयोग, अवतल दर्पण के जो अंतर है, तीसरा अंतर जो है वह हमारा क्या है कि इसमें जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है, इसमें बना जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब कभी जो है बड़ा होता है और कभी छोटा होता है। ठीक है, तो इसमें अवतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कभी बड़ा होता है तो कभी छोटा होता है, परंतु उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा छोटा होता है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, परंतु अवतल में बनने वाला प्रतिबिंब कभी बड़ा तो कभी छोटा होता है। फिर अगला है हमारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने या पीछे बनता है। तो हमारा जो अवतल दर्पण है इसमें बना हुआ प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, परंतु इसमें जो है प्रतिबिंब हमेशा पीछे बनता है। ठीक है, तो अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, परंतु अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो कभी दर्पण के सामने बनता है तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट है हमारा अवतल का जो अवतल दर्पण में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वह वास्तविक भी होता है और काल्पनिक भी होता है। दोनों प्रतिबिंब बनता है, दोनों प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमारा जो अवतल दर्पण है उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब बनता है, परंतु जो ये हमारा उत्तल दर्पण है इसमें केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है हमारा उत्तल दर्पण में। फिर अगला है हमारा
5वां, इसे हम जो है अभिसारी दर्पण कहते हैं, सॉरी 6ठा होगा, इसे हम क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण कहते हैं। और इसे जो है अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। ये महत्वपूर्ण 6 जो है अंतर है हमारा अवतल और उत्तल में। ये दोनों ही महत्वपूर्ण जो है कि दर्पण है, और इन दोनों में जो है 6 जो है अंतर हमारा महत्वपूर्ण है। तो इसे याद रखना है अच्छे से। चलिए, इसके बाद जो है हमारा अगला टॉपिक है वह है हमारा दर्पण सूत्र। तो हम जानेंगे दर्पण सूत्र के बारे में कि हमारा दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण सूत्र को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से कई प्रकार के आंकिक प्रश्न जो है हम सॉल्व करेंगे। तो इसे जानना बहुत जरूरी है। तो जानते हैं हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में। यह दर्पण सूत्र क्या है हमारा। दर्पण सूत्र वह सूत्र होता है जिसमें वस्तु दूरी, वस्तु की जो दूरी होती है उसे u से इंडिकेट किया जाता है। वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी v, और फोकस दूरी, फोकस दूरी f में संबंध बताया जाता है, में संबंध बताया जाता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं दर्पण सूत्र हमारा एक ऐसा सूत्र है जो हमारा क्या करता है, वस्तु की दूरी जिसे u से इंडिकेट करते हैं, प्रतिबिंब की दूरी जिसे v से इंडिकेट करते हैं, उसके बाद हमारा क्या हो गया, फोकस दूरी जिसे f से इंडिकेट करते हैं, में जो संबंध बताने का काम करता है। ऐसे सूत्र को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। जैसा कि इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। यही हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है। इसी को हम जो है दर्पण सूत्र कहते हैं। इसके द्वारा हम लोग कई प्रकार के आंकिक प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे, जो आपको अगले वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरह से ये हमारा दर्पण सूत्र है। इसके बाद है हमारा आवर्धन। ठीक है, इसके बाद हमारा है आवर्धन। इसे स्मॉल m से इंडिकेट किया जाता है। ये हमारा आवर्धन है। अब हम लोग जानेंगे आवर्धन के बारे में कि हमारा आवर्धन क्या है। तो आवर्धन जो होती है किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहा जाता है। तो हम सीधे तौर पे इस तरह से बता सकते हैं, या फिर हम जान सकते हैं कि हमारे जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई जिसे हम h2 कह सकते हैं, और जो हमारा वस्तु की जो ऊंचाई होगी, वस्तु की ऊंचाई जिसे हम h1 कह सकते हैं, का जो अनुपात होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। तो सीधे तौर पे हमें याद रखना है कि आवर्धन जो होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 और वस्तु की ऊंचाई h1 का अनुपात होता है। जब हम प्रतिबिंब की ऊंचाई में वस्तु की ऊंचाई से डिवाइड करेंगे, जो हमारा परिणाम आएगा वही हमारा जो है आवर्धन होगा। यह तभी होती है जब हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई ज्ञात होती है, तभी हम जो है कि इस तरह से आवर्धन ज्ञात कर सकते हैं। परंतु इसमें क्या होता है कि कभी हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई मालूम नहीं है, वस्तु की ऊंचाई मालूम नहीं है, फिर भी हमें जो है आवर्धन ज्ञात करना होता है। तो कैसे कर पाएंगे हम ऐसा? तो ऐसा करने के लिए तब क्या होता है कि हम आवर्धन बराबर लिखते हैं प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी भी, और हमारा वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी u, ये दोनों ही जो है वो माइनस में होता है। कह सकते हैं माइनस u/v, और सीधे तौर पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस v/u। इस तरह से हम आवर्धन ज्ञात करते हैं तब जब हमें क्या होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई नहीं दी रहती है, बल्कि हमें प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दी हुई रहती है। तब ऐसी स्थिति में हम लोग जो है आवर्धन निकालने के लिए माइनस v/u अर्थात प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी को क्या करते हैं, एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। जो परिणाम हमारा मिल पाता है हमें, वो हमारा क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।